नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहनी टू बी अ डॉक्टर का होस्ट। तो जैसा कि आपने देखा, मैं आते ही सबसे पहले मास्क में आया और मास्क खोला, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस रोज लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो आप भी मास्क पहने और सुरक्षित रहें। अभी इस रूम में मैं पूरा अकेला हूँ, तो मैं मास्क खोल के अपने टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है, एक जेनेटिक्स बोल के टॉपिक होता है एनाटॉमी में। बहुत छोटा टॉपिक है, 5-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 से 8 नंबर के, हर चाहे एम्स में हो या कोई भी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में हो। तो अब इसके लिए क्या होता है कि ये 5-8 नंबर के लिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक खरीदते नहीं है। वो इधर उधर से जुगाड़ करा के या क्लास नोट्स ये सब करके कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक वो कवर कर ले, जो कि सही भी है। आप अगर 5-8 नंबर के लिए कौन इतना करना चाहेगा, लेकिन जेनेटिक्स पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ही ये जेनेटिक्स थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दूँ। तो इसके लिए जो रेफर्ड बुक है वो है मेडिकल जेनेटिक्स, जीपी पाल के तरफ से लिखा हुआ है। तो इस बुक को फॉलो किया जाता है मोस्टली सारे मेडिकल कॉलेजेस में जेनेटिक्स पढ़ाने के लिए। ह्यूमन क्रोमोसोम्स, तो ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में आपने मोस्टली जितना कुछ भी आपने नीट प्रिपरेटरी स्टेज में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप उसके ऊपर पूरा लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिनको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में, उनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम को मेनली 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रोमेयर के पोजीशन के अकॉर्डिंग, दूसरा है डेनवर/स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, और तीसरा है पेरिस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो हम तीनों पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि मोस्टली जहां तक मुझे याद है सेंट्रोमेयर के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ाया जाता है। डेनवर भी एक हद तक प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ा ही दिया जाता है, लेकिन पेरिस शायद आपके लिए नया होगा, तो पेरिस पे आप ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी डेनवर वगैरह भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो इसके बेसिस पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और 2 है, उनको पहले इनको बता दो फिर बताऊंगा। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमेयर पूरा मिड पोजीशन पे ही होता है। तो सेंट्रोमेयर अगर पूरा कंप्लीटली मिड पोजीशन पे ही हो तो उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 3। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर होता है ये वाला, ये थोड़ा सेंटर से डेविएटेड होता है, लेकिन टोटली पेरिफेरल साइड में नहीं होता है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो सेंट्रोमेयर जो होता है वो थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ही दूर होता है, तो उसको बोल सकते हैं लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रोमोसोम नंबर 4 एंड 5। ये एग्जाम्पल्स नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, बस ये याद रखिएगा कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक बोल के 4 होते हैं, उनमें से ये 2 हैं। अब बाकी 2 की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, ये थोड़ा सा फेरी फेरी के तरफ डेविएटेड होता है, मतलब ये फेरी फेरी के तरफ ज़्यादा होता है ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर ध्यान रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल है 13, 14 और 15। और टेलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो पूरा ही फेरी फेरी पे ही होता है। सेंट्रिक में क्या होता है, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर पूरा सेंटर पे ही होता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 3।
अब इसके बाद बात करेंगे सब मेटासेंट्रिक की। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा सेंटर से ऊपर होता है, तो सेंटर से थोड़ा सा अगर डेविएट हो तो हम उसको सब मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, क्रोमोसोम नंबर 4 एंड क्रोमोसोम नंबर 5। अब इसके बाद आता है एक्ट्रोसेंट्रिक। एक्ट्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही सेंटर से डेविएटेड होता है, वो पेरिफेरी की तरफ ज्यादा होता है, मतलब सेंटर से दूर है तो एक्ट्रोसेंट्रिक। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14 और 15। इसके बाद चौथा जो है ये बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर का पोजीशन के बेसिस पे जो क्रोमोसोम क्लासिफिकेशन है वो है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है, पूरा ही टेल पे होता है, मतलब टेल मतलब क्या, पूरा ही एंड पे होता है। तो आप बोल सकते हैं जिसका सेंट्रोमियर पूरे एंड पे है उसको टेलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो अब इसी के साथ हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वाला क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे डेनवर्स क्लासिफिकेशन। एक बात याद रखिएगा कि डेनवर्स क्लासिफिकेशन को ही स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। डेनवर क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स को 7 ग्रुप में बांटा गया है, मेजरली 7 ग्रुप्स होते हैं, और ये अल्फाबेटिकल इंग्लिश अल्फाबेटिकल वर्ड्स में बांटा गया है, यानी कि A to G। अब किस बेसिस पे बांटा गया है, वो है डिसेंडिंग लेंथ। डिसेंडिंग लेंथ के बेसिस पे इनको बांटा गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें याद नहीं रखनी होती। अब आप याद नहीं कर सकते कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो हमें क्या करवाया गया है कि बेसिकली आपको 2 क्रोमोसोम्स का तो हमेशा याद रखना ही होगा कि ये किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। आप सारा याद रखिए, बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन इन 2 का तो कभी मत भूलिएगा। अब वो 2 क्या है, एक है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा है वाई क्रोमोसोम। अकॉर्डिंग टू डेनवर क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में आता है, और वाई क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू डेनवर्स क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में आता है। तो एक्स आता है सी में और वाई आता है जी में। ये आप हमेशा याद रखेगा। मैंने कैसे याद रखा था, जब मैं प्रिपरेटरी स्टेज में था तो मेरे एक सर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर सी जी। तो मैंने वैसे याद रखा कि सी पहले आता है तो एक्स उसमें आएगा, जी बाद में आता है, लास्ट है सबसे छोटा उसी में होगा तो वाई। तो ऐसे डॉक्टर सी जी से मुझे हमेशा याद रह गया कि एक्स सी में रहेगा, वाई जी में रहेगा। तो ऐसे ही आप कुछ भी करके याद कर सकते हैं, और इन दोनों का तो हमेशा याद ही रखिए डेनवर्स क्लासिफिकेशन में। तो इसके बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है पेरिस नोमेनक्लेचर। तो पेरिस नोमेनक्लेचर में बेसिकली होता क्या है आप वो समझ लीजिए। हमारे पास एक ये पूरा क्रोमोसोम है, तो अब इस क्रोमोसोम में ये कैप है जो कि ब्लू कलर का है और ये पूरा व्हाइट है। तो इन दोनों का जो जंक्शन है आप उसको सेंट्रोमियर मान लीजिए। तो अब ये शॉर्ट आर्म है, तो शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं P, और लॉन्ग आर्म को क्या बोलते हैं Q। तो अगर मैं एक बात बोलूं कि ये एक्स क्रोमोसोम है, तो अब एक्स क्रोमोसोम के अंदर मुझे जाना हो और मुझे स्पेसिफिकली बोलना हो कि ये रीजन कौन सा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक्स क्रोमोसोम है, जो इसका ब्लू वाला रीजन दिख रहा है ये शॉर्ट आर्म है तो इसको P बोलूंगा। अब शॉर्ट आर्म के अंदर भी अगर आप ध्यान से इस कैप को अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें बहुत से शेड्स दिख रहे होंगे, मतलब ऐसे पैचेस दिख रहे हैं। तो अब इन पैचेस में क्या होगा कि ये बहुत से रीजियंस बने हुए हैं। तो अब इन रीजियंस को भी डिवाइड कर दिया गया है 1 2 3 4 रीजियंस में। अब उन रीजियन के अंदर भी अगर मैं एक ब्लैक डॉट दे दूं तो उसको हम लोग बैंडिंग पैटर्न बोल देते हैं। तो उसके बाद हम उस बैंडिंग पैटर्न को भी 1 2 3 करके नाम दे दिया है। तो अगर आप पेन से ना समझ पाए हो तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूं। जैसे ये सेंट्रोमियर हो गया, ये शॉर्ट आर्म, ये लॉन्ग आर्म। तो अब शॉर्ट आर्म को बोला जाता है P, लॉन्ग आर्म को बोला जाता है Q। अब इसके बाद भी इसको रीजियन वाइज डिवाइड कर दिया गया। यह है रीजियन 1, यह है रीजियन 2। अब रीजियन 1 और रीजियन 2 में भी बहुत से बैंड्स होते हैं, जैसे ये बैंड 1 है, फिर इससे एक मोटा थिक बैंड बना दूं मैं तो ये बैंड 2 है। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन को डिफाइन करना हो तब हम पेरिस नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। तो उस पेरिस नोमेनक्लेचर का यूज क्या हुआ, जैसे एक्स क्रोमोसोम के P आर्म पे फर्स्ट रीजियन पे जो दूसरा बैंड है उस लोकेशन पे मुझे जाना है। तो ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लोकेशन को डिफाइन करता है पेरिस नोमेनक्लेचर। तो तीनों में हम दूसरा टॉपिक डील करने वाले हैं वो है कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए कैरियोटाइपिंग का प्रोसेस कि कैरियोटाइपिंग का हम
शुरू से मतलब ब्लड लेके क्रोमोसोम को स्टेन करने तक कैसे पहुंचेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। हर मेडिकल कॉलेज में किसी ना किसी साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कैरियोटाइपिंग का प्रोसेस जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 ml का वेनस ब्लड निकालते हैं। हमने वेनस ब्लड निकल लिया। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा पूरे साल तो आपको पता होगा कि वेनस ब्लड का सबसे मोस्ट कॉमन रीजन कौन सा है जहां से वेनस ब्लड लिया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि कौन सा वेन है जहां से सबसे ज्यादा वेनस ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो 5 ml वेनस ब्लड लेके इसमें हम हेपेरिन डालते हैं। हेपेरिन क्यों डालते हैं ये भी अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हेपेरिन डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। पहले तो रख लेंगे, इन दोनों को डाल के रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स को सेपरेट करेंगे। अब वो अगला स्टेप बेसिकली ये है कि हम इसको एक व्हाइट सेल सस्पेंशन जो हमें मिलेगा लिम्फोसाइट्स को सेपरेट करने के बाद, उसको हम एक सेल वायल में डालेंगे। अब उस कल्चर वायल में क्या क्या चीजें होंगी, 3 इंग्रेडिएंट्स होंगी, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम एक 5 ml वेनस ब्लड लिया, लिम्फोसाइट अलग किया, अब उस लिम्फोसाइट को एक कल्चर वायल में डालेंगे, तो उस कल्चर वायल में क्या क्या चीज होती है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें बेसिकली 3 से 4 चीजें होती है। पहले क्या होती है, कल्चर मीडिया। जब सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कल्चर मीडिया क्या क्या होती है। दूसरा होता है फीटल कल्प सेरम। तीसरा होता है फाइटो हेमाग्लूटिनिन और चौथा होता है एंटीबायोटिक्स। अब तीनों के फंक्शन जान लीजिए। पहला जो 2 है इसका मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फाइटोहेमाग्लूटिनिन जो होता है ये सेल को डिवाइड, लिम्फोसाइट्स डिवीजन में हेल्प करता है। और एंटीबायोटिक्स है इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो अब ये दोबारा सुनिए, जब हमने लिम्फोसाइट्स को सेपरेट कर लिया तो हम उसको कल्चर वायल में डालेंगे। तो अब कल्चर वायल में क्या क्या चीजें हैं, कल्चर वायल में कल्चर मीडिया है, फीटल कल्प सीरम है, फाइटोहेमाग्लूटिनिन है और एंटीबायोटिक्स है। तो कल्चर मीडिया और फीटल कल्प सीरम जो है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। फाइटोहेमाग्लूटिनिन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मतलब लिम्फोसाइट्स इससे डिवाइड जल्दी कर पाएंगे। और एंटीबायोटिक्स जो है वो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। अब इस कल्चर वायल को हम क्या करेंगे, 3 दिन तक 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे। 3 दिन तक 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे। 3 दिन तक जब हम इंक्यूबेट करेंगे तो उसमें बेसिकली होगा क्या, तो इंक्यूबेशन टाइम में जो लिम्फोसाइट्स थे, फाइटोहेमाग्लूटिनिन जो था उसको सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था। तो अब सारे सेल डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 दिन बाद हम क्या करेंगे, उसी सेल कल्चर में हम डालेंगे कोल्चिसिन। ये नाम आपने अपने नीट के प्रिपरेशन में जरूर सुना होगा। ये क्या करेगा, अरेस्ट करेगा डिवीजन को। किस फेज में करेगा बताइए थोड़ा, मेटाफेज। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम डिवीजन को रोक देगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, कोल्चिसिन डालने के ठीक 2 घंटे बाद कोल्चिसिन डिवाइडिंग लिम्फोसाइट्स को सेपरेट किया जाएगा। कैसे, हमने 2 घंटे तक पहले उस कोल्चिसिन डाला, सारे क्रोमोसोम्स जितने भी थे मेटाफेज स्टेज में रुक गए। तो अब हमें क्या करना है, लिम्फोसाइट्स को सेपरेट करना है टोटली। अब तो अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर लिया तो इसके बाद उस सेल्स को हम ट्रीट करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब सेंट्रीफ्यूगेशन लिम्फोसाइट कर लिया, अब फिर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो किस में हेल्प करेगा, वो सेल स्वेलिंग करवा देगा। एंड क्रोमोसोम सेपरेशन। तो
तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर लिया। अब क्रोमोसोम सेपरेट करने के बाद हम इसको फिक्स करेंगे, मतलब सेल फिक्सेशन। इसके लिए 2 केमिकल्स होते हैं, अब एक भी नाम याद रख ले तो बहुत है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और दूसरा मिथेनॉल। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जब फिजियोलॉजी में ब्लड प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें फिक्सेशन के लिए इसी को यूज किया जाता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कौन सा है। अब सेल फिक्सेशन के बाद क्या होता है कि एक स्लाइड लिया जाता है, उस स्लाइड के ऊपर, वो स्लाइड पूरा चिल्ड होता है, उसके ऊपर सेल को पूरा ड्रॉप किया जाता है। तो इस सेल ड्रॉप से क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो पूरा रप्चर हो जाता है और क्रोमोसोम्स बाहर आ जाते हैं। तो अब जैसे क्रोमोसोम सेल के बाहर आ गए, सेल वॉल के बाहर, तो उसको स्टेन कर लिया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। तो ऐसा था पूरा कैरियोटाइपिंग का प्रोसेस। तो हमने सबसे पहले क्या किया कैरियोटाइपिंग में, सबसे पहले हमने 5 ml वेनस ब्लड लिया, उसमें फिर हेपेरिन डाला। हेपेरिन डालने के बाद हमने उससे लिम्फोसाइट्स को सेग्रीगेट किया आरबीसीज से। अब आरबीसीज के लिम्फोसाइट्स को लेके आगे बढ़े, व्हाइट सेल सस्पेंशन में डाला, व्हाइट सेल सस्पेंशन को फिर कल्चर वायल में डाला। कल्चर वायल में मिले 4 चीज में क्या क्या, एक तो कल्चर मीडिया, दूसरा फीटल काल्फ सीरम, तीसरा फाइटोहेमाग्लूटिनिन, चौथा एंटीबायोटिक्स। चारों के फंक्शन मैंने बता दिए। उसके बाद 3 दिन तक 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट किया। उसके बाद कॉल्चिसिन डाला ताकि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स स्टॉप हो जाए, सेल डिविजन। कॉल्चिसिन के 2 घंटे बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके लिम्फोसाइट्स को अलग कर लिया। अब उसके बाद लिम्फोसाइट्स जब अलग हो गए तो उसमें हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड किया सैलाइन में, तो उससे सेल स्वेल हो गए, फिर क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अब उस क्रोमोसोम्स को हमने फिक्स किया ग्लेशियल एसिटिक एसिड या मिथेनॉल से। उसके बाद चिल्ड स्लाइड पे सेल का ड्रॉप किया, जिससे सेल वॉल रप्चर हो गया, क्रोमोसोम्स बाहर आ गए, उसको स्टेन किया और देख लिया। तो ये था पूरा कैरियोटाइपिंग एक शॉर्ट में। तो अब इतना जब हमने ह्यूमन क्रोमोसोम में देख ही लिया है, तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लायंस हाइपोथेसिस। लायंस हाइपोथेसिस में क्या होता है, जब एम्ब्रायो जेनेसिस हो रहा होता है तो 15th से 16th डे ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वही फंक्शन कर रहा होता है। तो ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रायोजेनेसिस 15th और 16th day of development, one of the 2 X chromosomes become condensed and inactive and forms bar body. तो this process of X inactivation is often referred to as lionization. तो यही है लायंस हाइपोथेसिस, जिसमें फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो एक X क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उससे वो X क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होकर बार बॉडी बना देता है। तो आप इन फ्यूचर और भी अब तक पढ़ ही लिया होगा कि बार बॉडी से भी सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी आपने एक सेल लिया, न्यूक्लियस निकाला, उस न्यूक्लियस में देख लिया बार बॉडी है या नहीं है। अब बार बॉडी प्रेजेंट है तो फीमेल, बार बॉडी एब्सेंट है तो मेल। लेकिन इससे कुछ डिजीजेस भी होते हैं, जैसे सुपर फीमेल में 2 बार बॉडी मिलेंगे। फिर एक और सिंड्रोम है जहां XXY होता है, तो उस सिंड्रोम में भी एक बार बॉडी मिल जाता है। तो इसका आप डेफिनेशन आप लिख लीजिए। क्या था? During early embryogenesis, 15th or 16th day of development, one of the 2 X chromosomes becomes condensed and inactive and forms bar body, and this process is known as lionization, और इसी को बोलते हैं लायंस हाइपोथेसिस। तो अब तक हमने 3 चीजें पढ़ लिया, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा कैरियोटाइपिंग, तीसरा बार बॉडी, लायंस हाइपोथेसिस। तो अब एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो बनता है, तो सबसे कॉमन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो है ट्राइसोमी ऑफ 18। तो ट्राइसोमी ऑफ 18 को ही डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को हम बेसिकली बहुत से सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे, 3-4 सब हेडिंग्स है। तो पहला है इंसिडेंस, ये कब देखा जाता है, इसी को बोलते हैं इंसिडेंस। तो जब मैटरनल एज बहुत इंक्रीज हो जाता है, यानी कि एडवांसिंग मैटरनल एज। एडवांसिंग मैटरनल एज में डाउन सिंड्रोम ज्यादा देखे जाते हैं। तो अब एक डेटा है कहीं का कि 1 in 16, मतलब एक बच्चा 16 बच्चों में से डाउन सिंड्रोम का होता है, अगर मदर का एज 45 ईयर्स हुआ तो। ये एक डेटा है। तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के क्या क्या डाउन सिंड्रोम के फीचर्स हैं। तो डाउन सिंड्रोम के फीचर्स रटने ही पड़ेंगे, वो और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूं और एक एक करके बता भी दूंगा, लेकिन आपको रटने ही पड़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स है वो है पहला मेंटल रिटार्डेशन।
तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, वो उनका आईक्यू हमारे आईक्यू से कभी मैच नहीं कर पाता। दूसरा होता है पुअर ग्रोथ, शॉर्ट स्टेचर, पुअर मसल टोन, ये सब आप पढ़ के समझ ही गए होंगे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है। फिर 40% चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मेजर हार्ट डिफेक्ट्स, तो जो हमारे ओपीडी में एक केस आया था डाउन सिंड्रोम का, तो उसका मेजर हार्ट डिफेक्ट्स में हमें वीएसडी मिला था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द डाउन बेबीज जो होते हैं उनमें कोई ना कोई एक हार्ट डिफेक्ट होता ही है। अब फेशियल फीचर्स की बात करें तो उसमें स्मॉल हेड सर्कम्फरेंस होता है, एपिकैंथिक फोल्ड प्रेजेंट होता है, प्रोट्रूडिंग टंग होता है, स्मॉल एंड लो सेट ऑफ ईयर्स होता है, स्लोपिंग पैल्पेब्रल फिशर्स भी मिलते हैं। फेशियल फीचर्स को ही अगर कंटिन्यू करें तो उनमें फ्लैट नोज होता है, मोंगोल्स लाइक फेसेस होते हैं, सीमियन क्रीज होता है, मतलब कि अगर आप उनका हाथ देखेंगे तो मेरे हाथ में आपको बहुत से ये लाइंस दिख रहे होंगे, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एक ही लाइन होता है जिसको सीमियन क्रीज बोलते हैं। हैंड्स आर शॉर्ट एंड ब्रॉड। तो ये थे फेशियल फीचर्स और मेनली क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डाउन बेबी। तो अगला जो हमारा सब हेडिंग है वो है जेनोटाइप। तो इसका जेनोटाइप क्या होता है, इसमें ट्राइसोमी ऑफ 21 होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 के जनरली 2 कॉपी होने चाहिए, लेकिन वहां पे टोटल 3 होता है, उसी को बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। तो अब जब हमने ये जेनोटाइप देख लिया है तो उसके बाद एक नया टॉपिक आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन वैसे तो मीन एज 16 ईयर्स बोली गई है, लेकिन वो लोग सम वीक से लेके डिकेड्स तक जी सकते हैं, और जितनी ज्यादा लाइफ एंड में जाके अल्जाइमर्स डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब मैं भी ये मीन 16 ईयर्स ही पढ़ के गया था, तो जब हमने डाउन सिंड्रोम का केस अपने ओपीडी में देखा था तो मैंने सर से पूछा था कि सर उनका मीन लाइफ क्या होता है, तो सर ने बोला तुम ही बोलो, तो मैंने बोला 16 ईयर्स, तो सर ने बोला नहीं, वो 60 साल तक भी जी सकते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। जैसे वीएसडी, अगर उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसको हमने ट्रीट कर दिया सर्जिकली, तो वो 60 ईयर्स तक भी जी सकते हैं। लेकिन हाँ, एंड में जाके अल्जाइमर्स डिजीज तो जरूर होगा ही होगा। और दूसरा चीज कि उसका मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसका मेंटल ग्रोथ उतना नहीं हो पाता हमारे जितना, लेकिन वो जी सकते हैं डिकेड्स तक। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है सब टॉपिक वो है प्रीनेटल डायग्नोसिस, मतलब बिफोर बर्थ ही इसको कैसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो पहले तो हम अमाइनो सिंथेसिस कर सकते हैं। अमाइनो सिंथेसिस से क्या होगा, कैरियोटाइपिंग करके हमें पता चल जाएगा वहां पे ट्राइसोमी है या नहीं है। दूसरा एक टेस्ट होता है ट्रिपल टेस्ट, जिसको बेसिकली 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, ओएस्ट्रोजन लेवल और क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन लेवल क्या होता है। तो अगर ये दोनों पहले दो डिक्रीज है और तीसरा इंक्रीज हो चुका है, तो ये डाउन सिंड्रोम की तरफ हमें थोड़ा बहुत इशारा कर देता है। मैटरनल सीरम, अब मैटरनल सीरम में भी हम इनहिबिन ए का कंसंट्रेशन देखते हैं, अगर ये भी इंक्रीज है तो ये सब डायग्नोसिस है, हमें कंफर्म करते हैं कि वो बच्चा एक डाउन बेबी है। तो हमने बेसिकली 4 चीजें पढ़ा, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा कैरियोटाइपिंग, तीसरा लाइफ हाइपोथेसिस, चौथा डाउन सिंड्रोम। तो ऐसे ही मेडिकल जेनेटिक्स के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कोशिश करूंगा कि लाता रहूं ताकि आपको भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बुक नहीं खरीदते, जैसे मैंने बोला जीबी पाल आता है, बहुत अच्छा मेडिकल जेनेटिक्स के लिए। तो अगर कोई डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है 2yeardoctors-18 और अभी तक आपने अगर वीडियो देखा है तो थैंक यू।